नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल HN अध्ययन ऑफिशियल में। तो आपकी स्क्रीनिंग की परीक्षाएं पास आ रही हैं और जितनी ही ज़्यादा स्क्रीनिंग की परीक्षाएं आ रही हैं विद्यार्थियों में जज्बा और जुनून बढ़ रहा है। वो इस बात से पता चल रहा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा के साथ साथ आप लोग मेंस की परीक्षा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए भी कितने उत्सुक हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्क्रीनिंग की परीक्षा के साथ साथ अब आप मेंस की परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में फिर अधिक टाइम नहीं है। और हमें स्क्रीनिंग की परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने की आदत तो है, पर डिस्क्रिप्टिव परीक्षा देने की आदत नहीं होती है। पीजी में हम डिस्क्रिप्टिव परीक्षा दिए होते हैं, उसके बाद से हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब HPSC और जहाँ तक की संभावना है आगे आने वाले कई जो बोर्ड्स हैं वो अब डिस्क्रिप्टिव मोड में ही परीक्षा लेंगे। तो अब हमें डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए भी तैयार होना होगा, जिसके लिए क्या है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। रोज आपका HN अध्ययन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ओपन प्लेटफॉर्म पर भी TTS में स्पेशली सैटरडे को मेंस क्लास होती है और साथ में ट्यूसडे और थर्सडे को हम मेंस की क्लास स्पेशली आपके आंसर राइटिंग देखते हैं, कुछ आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी है। हफ्ते में 2 से 3 ही आंसर लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। ठीक, कोशिश करना है कि हमें स्क्रीनिंग की परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ करते रहना है। और जो हम फैक्ट पढ़ रहे हैं ना, उससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है अपने आंसर को भी मोल्ड करने की। तो आंसर कैसा हो, कैसा लिखा जाना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी हो आंसर लिखने के लिए, उस पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर आपका HPSC का प्री कम मेंस बैच भी चल रहा है। उस बैच के अंतर्गत भी आपको नोट्स मेंस के ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। क्लासेस आपकी चल रही है, ओपन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही है। सभी बच्चे जो आंसर राइटिंग मुझे भेजते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम उसको चेक करती है, आपको फीडबैक देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सके। तो क्या करना है आंसर राइटिंग के लिए? सबसे पहले देखो, आंसर राइटिंग हमें करने के लिए ज़रूरी क्या होता है। देखो, कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्या होती है? आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। हम कभी लिखे नहीं रहते, हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आप आंसर राइटिंग के लिए पढ़ाई बहुत कर रहे हो। हम सब तैयारी कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन वो आंसर राइटिंग प्रोडक्टिव मोड पर उतना ही अच्छा आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगी, ज़रूरी तो ये है। तो कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, वो हम आज यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये पूरा फॉर्मेट तैयार करा है हमने। ये फॉर्मेट आपको तैयार करवाया गया है। ये इस तरह का PDF जो है हमने प्रोवाइड करवाया है। ये ऐसी आपके परीक्षा में आता है, ठीक है, जिसपे आपको लिखना होता है। आपकी जो बुकलेट होती है ना, आंसर बुकलेट जो होती है, वो ऐसी ही होगी। ये स्पेशली HN अध्ययन ने एक शीट पूरी तैयार करवाई है, आपको दे दिया गया है। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, आपके क्लास में भी, ये सब जगह PDF है। आप उसको डाउनलोड करो और उसी में अपनी आंसर राइटिंग शुरुआत करो। ठीक है, ऐसे ही पूरा PDF इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना जितनी भी प्रति आपको निकालनी है, 10, 15, 20 प्रति, जितनी भी प्रति आप निकाल सकते हैं उसको निकाल के रखो। और हर हफ्ते 2 क्वेश्चन देती हूँ मैं, ठीक है, हर हफ्ते 2 क्वेश्चन देती हूँ। उस क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि इसी फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग की आदत नहीं होती है ना। और जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने बैलेंस जगह पर हम अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर लिखने की हमें आदत है। परीक्षा में याद रखो, हमें लॉन्ग आंसर बहुत नहीं लिखना है, बहुत कम में अपनी बात कहनी है। ठीक है, तो कुछ बातों को जो आपको ध्यान देना है आंसर राइटिंग करते हुए, सबसे पहले इस तरह की शीट, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप अपने से प्रिंट करा लो, जितने भी ज्यादा आपको लगते हैं, हर हफ्ते 2 आंसर दे रहे हैं, उसको आपको प्रिंट कराओगे। और उसके बाद क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर हमें लिखने आता है, लॉन्ग आंसर की हम तैयारी कर रहे हैं, उसको हमको समरी में करके कैसे लिखना है, क्या क्या चीज जरूरी होनी चाहिए। पहले जितना पूछा जाए, ठीक है, जितना कहा जाए उतना ही आंसर में आपको लिखना है। ठीक, पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन की भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की विशेषताएं लिखो। ठीक, अब आपने क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का थोड़ा सा परिचय और सीधे विशेषता पे आना है। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, उनके सभी नाटकों के डिटेल्स लिख रहे हैं।
डीटी क्यों नाटक कब आया, किस नाटक का कंटेंट क्या है, इससे आपका आंसर क्या, लॉन्ग आंसर के लिए वो ठीक रहता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको लिमिटेड टाइम में 10 से 12 अगर आंसर करने हैं तो पहले ध्यान देना कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। आइए चलिए हम उसको उदाहरण के साथ भी देखते हैं। जैसे कुछ बच्चों के आंसर राइटिंग जो मेरे पास आया है, जिनको मैं चेक करती हूँ, उसमें से ही चलो एक उदाहरण लेते हैं और बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी आंसर राइटिंग के लिए हमें करना है, क्या क्या फोकस रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके आंसर राइटिंग में देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा मटेरियल के साथ साथ आपके राइटिंग स्किल को भी और सुधार कर सके हम। पूरी टीम है हमारी, सभी टीम में अनुभवी लोग हैं। देखो जैसे ये एक आंसर राइटिंग है, बच्चे ने लिखा है, क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का साहित्यिक योगदान। जो पिछले वीक का जो प्रश्न था वो यही था जो कि हमने क्लास में दिया था। इससे पहले हमने अवधी भाषा का साहित्यिक योगदान, उस पे आंसर राइटिंग भी करी थी और डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब हम जो पिछली बार प्रश्न दिए थे और इस बार सैटरडे की क्लास में, आज सैटरडे की क्लास में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, वही शीट डाउनलोड किया है बच्चे ने और उसी शीट पे प्रॉपर लिख करके दिया है। ये वैसा ही है जैसा आप परीक्षा में करके आओगे फाइनल, और ये वेस्ट नहीं जा रहा है, ये प्रैक्टिस नोट सब आप अपने साथ रखिए, एक फाइलिंग उसकी करते जाइए। आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, आज के लिए नहीं, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, आपके भविष्य में भी ये सब बहुत काम देने वाला है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का साहित्यिक योगदान स्पष्ट करें। और मैंने क्या कहा था, बहुत कम में अपने आंसर लिखने की कोशिश करो और कोशिश करो कि कोई चीज छूटे ना। ठीक है, अब जैसा कि पिछले ही क्लास में हमने इस पे डिस्कस किया था, अब देखेंगे। लिखा है, पहले एकदम शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन, ब्रजभाषा हिंदी साहित्य में विशेषकर क्षेत्र में, हाँ काव्य के क्षेत्र में देखो विशेष महत्वपूर्ण रही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की एक महत्वपूर्ण भाषा है। ब्रजभाषा क्या है, विक्रम के 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक भारत के मध्य देश की मुख्य साहित्यिक भाषा भी रही है। एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक, आपका आंसर इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन 3 में रहता है। मैंने कहा था इंट्रो आपको बहुत शॉर्ट करना है, कंक्लूजन शॉर्ट करना है, बॉडी क्या है वो जितना पूछा है उतने पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या है, इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट में दिया है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बच्चे ने बिल्कुल वैसे ही किया है। साथ में अगला पॉइंट्स क्या है कि उसको डिफाइन करने के लिए मैंने कहा था कि ठीक, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है टॉपिक के बारे में तो कोशिश करो उसको ग्राफ बना करके लिख दो, क्योंकि डिटेल लिखने जाओगे तो टाइम भी लगेगा और दूसरा आपका जगह पेजेस भी लगेंगे। ठीक, तो अब बच्ची ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनाया। जैसे कि मैंने कहा था उसका ग्राफ बना दो सिंपल। ब्रजभाषा का विकास, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, सिंपल एक लाइन में विकास दे दिया। कैसे हुआ, क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, हरदोई, पीलीभीत, एटा, बदायूं। और मैंने कहा था अगर आपको लगता है तो आप यूपी का मैप, ठीक है, पे बना लो और दिखा दो कि कौन सा क्षेत्र है। बस ऐसा भी आप कर सकते हो आंसर को, राइटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक योगदान पर देखो एकदम इस तरीके से बना दिया गया है कि अगर आप खुद कॉपी चेक कर रहे होते तो आपको देखते ही समझ में आता, लगता है कि मैं एज ए एग्जामिनर मेरा टाइम बच गया। एग्जामिनर के कॉन्सेप्ट से सोचो कि तुम खुद एक कॉपी चेक करोगे तो तुमको क्या चीज चाहिए रहेगी। ठीक, यहाँ पर आदिकाल से शुरू होती है एक उदाहरण के साथ, फिर भक्ति काल में क्या है, रीति काल में क्या है, यहाँ तक शुरू किया और आधुनिक काल में क्या स्थिति है, एक एक उदाहरण के द्वारा केवल एक ग्राफ में समझा दिया। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक, अब आदिकाल में ब्रजभाषा का क्या योगदान है। ठीक है, आदिकाल में ब्रजभाषा का प्रथम प्रयोग खुसरो के काव्य में मिलता है। देखो अब ये यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, आपको उदाहरण पूरा याद आ रहा है तो पूरा लिखो, नहीं तो बस मेरा मुंह से सिंगार करावा डॉट डॉट करके छोड़ सकते हो। पूरा उदाहरण नहीं याद आ रहा है आपको, बस ये दिखाना है कि इसकी झलकियां कहाँ मिलती हैं। पूरी कविता लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को पता चल गया कि तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ से
मिल रहा है, ठीक है, दैट्स इट, उसी के लिए है, आपके फैक्चुअल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। फैक्चुअल नॉलेज आपका स्क्रीनिंग में पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद से फिर भक्ति काल में क्या योगदान रहा है कुछ पुस्तकों के माध्यम से। हाँ, ये कोशिश करना कि जैसे यहाँ पर उदाहरण थोड़े कम है, ठीक, आपने क्या करना है, यहाँ पर अन्य के साथ अन्य जगहों का, अन्य कवियों का या अन्य करके उदाहरण डाल देना है, ठीक है। जैसे बच्ची ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया लिखा है। देखो, जो प्लस और माइनस है मैं दोनों चीज बता रही हूँ। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उदाहरण देते, क्योंकि अभी हम क्या है ना, सूर में ही सिमटे रह गए हैं, बल्कि हम जानते हैं भक्ति काल में आपको नंद के यहाँ भी दिखाई पड़ता है, इनफैक्ट तुलसीदास के यहाँ भी दिखाई पड़ता है, कई जो ब्रजभाषा और भी जगह पे अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, भक्ति काल में भी। उसको जब अन्य के साथ डाल दोगे, उदाहरण के साथ, तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वैसा ही आपको यहाँ पर भी करना है, रीति काल में भी, ठीक है। और इसके बाद साथ आधुनिक काल के साथ छोटा सा कंक्लूजन बच्चे ने दे दिया है, एकदम छोटा सा कंक्लूजन देखिए यहाँ पर, सिंपल, और मात्र 2 पेज में ये पूरा आंसर राइटिंग तैयार है और कोई भी चीज बचा हुआ नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुशी हो रही है कि जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग करते हुए ये चीजों को ध्यान रखें और कंपाइल। अब इस आंसर को लॉन्ग आंसर में लिखना होगा तो ये बच्ची आराम से कर जाएगी, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है आंसर राइटिंग करते हुए, ठीक, जितना पूछा जाए उतना ही हमें करना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमें सारे के सारे आंसर भी लिखने होते हैं। 10 से 12 आंसर लिखना है, लिमिटेड टाइम में आसान नहीं है, ठीक है। तो जितना पूछा जाए, ठीक है, वो आप ध्यान देंगे। दूसरी बात, एक आंसर लिखने के चक्कर में बाकी सब आंसर नहीं दिया है, इक्वल समय प्रबंधन आपका सही होना चाहिए। देखो, डिस्क्रिप्टिव मोड में बहुत जरूरी होता है कि समय प्रबंधन सही हो, क्योंकि हम कभी कभार ऐसा होता है ना, एक आंसर बहुत बड़ा आप लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे, और उसके चक्कर में आपके 1-2 छूट गए या 2-3 एकदम आपने खराब लिखे। तो सभी आंसर लिखो, बैलेंस्ड लिखो, इसके लिए जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत जरूरी है। हम ऑब्जेक्टिव जब देते हैं तब भी हम अपना टाइम मैनेजमेंट का इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, ठीक है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सभी क्वेश्चन आंसर करिए। सभी मतलब अगर पूछ रहा है कि 15 में से 10 करने हैं तो 10 आप अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि 15 में से 15 कर लो, 15 में से 10 करने को लिखा है तो 10 अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि 8 आपने बहुत अच्छा लिखा और 2 के लिए समय ही नहीं बचा, या 2 छोड़ दिया, या 2 समझ में नहीं आ रहा। सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगली बात, उदाहरण के साथ अपनी बात लिखो। उदाहरण के जब भी कोई आप आंसर लिख रहे हो ना, तो विथ एग्जाम्पल लिखो। जो चौथा पॉइंट है, उदाहरण के साथ लिखोगे तो आपकी बातें ज्यादा होगी। कहानी नहीं सुननी है आप एग्जामिनर को देखना है कि आपने तर्क क्या दिया है, उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है, ठीक है। 5वां पॉइंट, आप ग्राफ बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, पिक्चर्स बनाइए। ये मत सोचिए हिंदी की जो परीक्षा है तो केवल हम ऐसा ही लिखेंगे। अब अलग तरीके से लिखो, स्मार्ट तरीके से लिखो, जिससे आप एग्जामिनर का समय बचा सको। सदैव से लिखना, साफ लिखो, और बहुत ज्यादा किसी भी बात को एक्स्ट्रा घुमा फिरा कर लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछ रहा है समानता उतना लिखो, दैट्स इट। बाकी की क्लासेस आपको रोज क्लासेस में बाकी के जितने टिप्स हैं आपको क्लास में बताया जा रहा है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको क्लास में कराई जा रही है, ठीक है। आप एचपीएससी दे रहे हैं, आंसर एचपीएससी ही नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर आपको भविष्य में अब जैसा कि आ रहा है जीडीसी के लिए, तो इस मामले में अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में होने वाली कई सारी परीक्षाएं जो है वो अब डिस्क्रिप्टिव मोड पे आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी हम आज से क्यों ना शुरू कर दें। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टीटीएस वाला क्लास तो जरूर देखो। एचपीएससी मेंस का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्री और मेंस दोनों के लिए दिया गया है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, यहाँ तक कि परीक्षा में किस मोड में, बुकलेट तक हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। साथ में अभी भी आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर अभी आपको समझ में आ रहा है आंसर राइटिंग लिखने के लिए, स्टडी मटेरियल कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो तैयारी करते रहिए और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।